नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सभी खुश होंगे। साथियों, नीट भर्ती परीक्षा 2023 के अनुसार जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो तुरंत आने वाला है साथियों, और बहुत जल्दी इस पे बहुत प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है साथियों। और हम चर्चा करेंगे कि जैसे ही परिणाम जारी होता है तो आपके जल्द ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करवाने हैं और कौन कौन से जो एसेंशियल और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास में चाहिए, और उनमें हम क्या मिस्टेक नहीं करें और किस प्रकार की सावधानी रखें ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उसमें हमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आए और एक ही बार में हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हो जाए और किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो साथियों, अब हम सबसे पहले तो साथियों जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो लगभग 1 लाख जनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जो ये भर्ती है साथियों ये 50,000 लगभग 50,000 के आसपास है। तो जब 50,000 से ऊपर है या 50,000 के पास में है तो अप्रोक्सीमेटली हम मान रहे हैं कि 50,000 मान लीजिए सर। भाई 50,000 की जो भर्ती है इसके अंतर्गत साथियों 2 गुने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और 2 गुने अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन होगा तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा साथियों। उसमें जो 2 गुना की कट ऑफ में आ रहे हैं साथियों उनका भी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है और वो पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनका जो पद है वो खाली रहेगा, तो उनकी जगह जो 2 गुने अभ्यर्थी हैं उनमें से उनको ले लिए जाएंगे, तो बार बार वेरिफिकेशन नहीं करना पड़े और सरकार को और इसके साथ ही जो विभाग है उसको बार बार ये परेशानी नहीं आए वेरिफिकेशन की, इसलिए वो डबल के वेरिफिकेशन करेगी। तो साथियों हम शुरुआत करते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए हमें एक प्रकार की एक चेकलिस्ट मिलेगी, और उस चेकलिस्ट के आधार पर ही चेकलिस्ट साथियों ऐसे तो जो वेरिफिकेशन करता होते हैं यानी कि जो वेरिफिकेशन का जो दल होता है उनके पास में होती है, वो मिलान करते हैं कि आपकी 10वीं की मार्कशीट आई कि नहीं आई, अगर आ गई तो आपकी मैच हो रही कि नहीं हो रही, आपके रोल नंबर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, आपका ईयर मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो वेरीफाई करते हैं और एक एक में जैसे टिक मार्क करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, और लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाता है कंप्लीट तो फिर आपके ओके लिख देते हैं, और अगर आपके कोई बकाया है तो उसका आपको समय दे देते हैं कि इतने दिन में आप इसको सबमिट कराएं। तो साथियों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें जो जिला आवंटित होगा यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जहाँ पे होंगे, तो साथियों इसमें 99% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अगर आप जयपुर के हो तो आपको जयपुर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, कहीं के भी हो आप, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपका वहीं पे होगा। तो उसके अंतर्गत वो लिस्ट आएगी वेरिफिकेशन की, तो उसमें आपका सत्यापन की सूची यानी वो क्रमांक क्या है, किस क्रमांक पर आपका नाम है। फिर इसके बाद में दूसरा आपको यहाँ पे जिला आ जाएगा। जिला आपका मान लीजिए कि भीलवाड़ा है तो आप भीलवाड़ा भर दीजिए। सूची क्रमांक मान लीजिए आपका 1040 पे 1040 आपकी रैंक है तो आप 1040 उसमें भर दीजिए सूची, यानी कि उस लिस्ट में आपका कहाँ पे नाम है, 200 पे 1, 300 पे 1, 5,000 पे 10,000 पे ऐसे आप पर। फिर इसके बाद में आपका पद नाम क्या है, आप लेवल फर्स्ट से है तो अगर आप लेवल फर्स्ट से है या लेवल सेकंड से है तो उसमें आपके विशेष शिक्षा है, सामान्य है, तो आप उसमें इसमें से यहाँ से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर आप अगर टीएसपी नॉन टीएसपी, अगर टीएसपी हो तो यहाँ पे टीएसपी आपको भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपके जो आधार के क्रमांक है, नंबर है, वो आपको यहाँ पे सुस्पष्ट लिखना साथियों, कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। काट छाट होने से क्या होता है कि जो आगे जो वेरिफिकेशन करते हैं तो वो थोड़ा उनको एक तो साफ़ सुथरा काम हो तो अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद में आवेदन क्रमांक, आपने जो 3rd ग्रेड के लिए आवेदन किया था साथियों मुख्य परीक्षा के लिए, उसका आपको क्रमांक यानी कि उसके नंबर आपको चाहिए। और साथियों अभी तो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या संलग्न करने, ये तो आपका प्रपत्र है, फॉर्मेट है। फिर इसमें हमें पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम और लिंग, और फिर इसके बाद में आपने कौन सी कैटेगरी, SC, ST, जनरल, EWS, MBC, या आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिससे आपने आवेदन किया है वही कैटेगरी इसमें भरनी है साथियों।
मान लीजिए कि आपका जनरल में सिलेक्शन हो गया तो आपको वहाँ पे श्रेणी जनरल नहीं करनी है साथियों, आपने किससे भरा है वही करना है। फिर इसके बाद में जमा आवेदन शुल्क, आपने कितना आवेदन शुल्क जमा कराया उसकी राशि लिखनी है साथियों। फिर आगे देखिए, फिर चेक लिस्ट पे हम चलते हैं। अब चेक लिस्ट पे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले चेक लिस्ट में क्या चेक किया जाएगा। चेक लिस्ट की बात करें साथियों तो सबसे पहले एक नंबर पे आपके आवेदन की प्रति, यानी कि अब आवेदन की प्रति है तो उसमें आपके क्या क्या मिलाएंगे। मूल दस्तावेज में सही, अगर आवेदन में किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं है या मूल प्रति है तो फिर आपके यहाँ पे, और लघु हस्ताक्षर है कि नहीं है, नियुक्ति के पात्र है क्या अपात्र है, अगर अपात्र है तो कारण हम बताएंगे। ये सिर्फ जांचकर्ता के लिए है साथियों, लेकिन आपको क्या लेना, आपको इधर ये आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र है तो आपको ऑनलाइन में आवेदन की प्रति लेनी है साथियों। कम से कम आप 5 प्रतियां करवा के रखें और उनको जहां ज़रूरत हो वहां सेल्फ अटेस्टेड करके रखें। और फिर इसके बाद में आधार कार्ड की भी आप 5 प्रतियां रखें साथियों। इससे क्या होगा कि आपको बार बार कहीं फोटोस्टेट या जेरोक्स की जो शॉप वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आप, हो सकता है कि आपने 3 करवाई, उसके बाद में थोड़ी देर या कुछ आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको 3 से ज़्यादा की आवश्यकता है तो फिर आपको वहाँ पे भागा दौड़ी होगी और आपका मतलब जो वेरिफिकेशन है उसमें आपकी दिक्कत आएगी और आप खुद भी परेशान होंगे। तो साथियों इन बातों का आप पहले से ही ध्यान रखें। फिर आधार कार्ड की भी आप 5 प्रतियां करवा लें। माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जो आपकी 10वीं की जो बोर्ड की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र साथियों, अगर तो ये दोनों ही आपके पास में होने चाहिए। फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए साथियों वो दस्तावेज है उच्च माध्यमिक, यानी आप 10+2 की जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है वो चाहिए ही चाहिए साथियों। अगर प्रमाण पत्र, आजकल तो क्या है कि मार्कशीट के साथ में ही प्रमाण पत्र आते हैं, पहले मार्कशीट अलग आती थी, प्रमाण पत्र अलग आया करते थे साथियों। तो जिनके अलग है वो अलग, आप उनके कम से कम 5-5 प्रतियाँ करवा लें। फिर आप स्नातक, यानी आपने BA BSc, अगर आप लेवल 2 में हो तो BA BSc जो भी है आपने, आपके आवेदन में जो आपने योग्यताएं दर्ज कराई है वो चाहिए। अगर BSc करे है तो आप BSc, BA है तो BA, BCom है तो इस प्रकार से आप अपनी उसकी अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। साथियों अगर आपके पास में, मान लीजिए कि आप STCO लेवल 1 हो, आपने BA तो कंप्लीट कर लिया साथियों, लेकिन आपके पास में उसका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट MDS यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी से जाकर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ला सकते हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य है अगर आपके पास में जो मूल सर्टिफिकेट नहीं है तो। फिर आपने MA किया है तो उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप प्रोविजनल उनको दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं लेवल प्रथम में विशेष शिक्षा। अगर विशेष शिक्षा का, अगर लेवल 1 या 2 हो, चाहे दोनों ही, किसी में अगर विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा के लिए जो प्रमाण पत्र है जहाँ से आपने विशेष शिक्षा प्राप्त की। अब इसमें देखिए साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आप BSTC हो, और अगर आप BA BEd हो, यहाँ पे BL नहीं, BA BEd हो तो 4 इसके अंतर्गत, हाँ, अगर आप 4 वर्षीय है, और जैसे BA BEd BSc BEd अगर 4 वर्षीय डिप्लोमा है आपके पास में तो साथियों उसकी भी आपको उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट अनिवार्य है। अब देखिए विशेष शिक्षा के लिए आपने जहाँ से विशेष शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का डिप्लोमा और वहाँ की अंक तालिका आपके लिए ज़रूरी है साथियों। इसके भी आप 5-5 सेट बना के रखिए साथियों। फिर इसके बाद में बात करते हैं विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी कि रजिस्ट्रार से जो आपका एक सर्टिफिकेट जारी होता है साथियों, वो भी आपके पास में होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, देखिए साथियों यहाँ पे राजस्थान पात्रता परीक्षा यहाँ पे 2021 है साथियों। तो आप अभी जैसे 2022 में आपने कंप्लीट की है तो एक तो प्रमाण पत्र वो होना चाहिए साथियों। पहले तो इनकी जो वैलिडिटी थी साथियों वो 3 साल, 5 साल, 7 साल इस ऐसे हुआ करती थी। हम 2011 और 12 की बात करें, 2011 और 12 की, जब उस समय RTET हुआ करता था, RTET, तो उस समय साथियों उनकी जो समय सीमा थी
अवधि थी या उसकी वैधता थी साथियों वो 7 साल थी, 7 वर्ष। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने 3-3 वर्ष वाला शुरू कर दिया और अब आजीवन इसकी वैधता है साथियों। एक बार आपने रीट पात्रता पास कर ली है तो इसको बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र। जो मूल निवास प्रमाण पत्र है साथियों ये आपका होना चाहिए कंप्लीट। और इसके अंतर्गत ये है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो बार बार अगर चेंज भी होता है तो आप 6 महीने में नया बनवा सकते हो साथियों। और विशेष तौर से तो हम बात करें तो जैसे कि जो SC ST है उनके लिए बार बार नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। और फिर हम बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अगर TSP क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ के केवल TSP की बात कर रहा हूँ, TSP क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ के जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपको के लिए वो भी ज़रूरी है, उसकी भी आप प्रतियाँ रखें साथियों। फिर अगर आप EWS में आ रहे हो तो EWS का जो प्रमाण पत्र जारी करता है, सर्टिफिकेट जारी करता है, वो आपके पास में नवीनतम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके साथ में साथियों एक इनकम टैक्स ये आयकर प्रमाण पत्र, आप इनकम टैक्स दाता नहीं है इस प्रकार का आयकर प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो साथियों जाति प्रमाण पत्र जिसके अंतर्गत देखना OBC और EWS SC ST शहरिया जनजाति आदि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि प्रमाण पत्र यानी कि उनके लिए अगर कुछ समय के लिए जैसे मान लीजिए हर 6 महीने में नया बनवाना है तो आपके पास नवीनतम होना चाहिए। और अधिकतम नवीनतम भी नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर बहुत जैसे कि ऐसा अभी कोई ऐसा मामला आया नहीं है, फिर भी हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत। जो उसके अंतर्गत मान लीजिए आप किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, महिला अथवा पुरुष, तो वे स्व घोषणा एवं व उनके पूर्वज व राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए यानी कि राजस्थान के मूल निवासी होने की स्व घोषणा जरूरी है साथियों। जहाँ पे भी स्व घोषणा आएगी, मैं आपको एक बात स्पेशली बता देता हूँ कि अगर स्व घोषणा की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार के एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अधिकारी द्वारा शपथ पत्र या जैसे कि नोटेरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र, तो वहाँ पे आपको स्टाम्प पेपर या एफिडेविट बनवाना है। बाकी जहाँ पे स्व घोषणा पत्र लिखा हुआ है साथियों, और जब डबल का वेरिफिकेशन होगा साथियों, वहाँ पे आपको सभी जगह स्व घोषणा पत्र यानी कि सादे पेपर पर प्रिंट करवाना है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है या मैं इस प्रकार के अभी कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको स्व घोषणा वाले बनाने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। तो ये है कि मैं राजस्थान राज्य का मूल निवासी हूँ, ये आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र हो गया। फिर जो विडो होने की स्थिति में आपको एक तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दोनों ही आपको जमा करवाने साथियों। और इसके साथ ही आपको इनके ये कंडीशनल है साथियों, इसके अंतर्गत आप और एक आपको इसमें स्व घोषणा पत्र देना है साथियों कि पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा, यानी कि मैं मान लीजिए कि कोई विधवा महिला है, तो विधवा कैंडिडेट है और उन्होंने विवाह नहीं किया है तो उसका एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उसकी एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मैं फला व्यक्ति और ये मामला है मेरा और मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है, ये स्व घोषणा पुनर्विवाह मेरा नहीं हुआ है, ये स्व घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं डाइवोर्स की, यानी कि तलाकशुदा अपरित्यक्ता, इनकी बात करें तो इनके अंतर्गत जो एक डिक्री होती है, जो जज डिक्री जारी करते हैं, वो डिक्री प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और उसके साथ में आपको एक घोषणा देनी है, स्व घोषणा पुनर्विवाह नहीं करने, यानी कि मेरा पुनर्विवाह नहीं हुआ है और मैं इस कैटेगरी के अनुसार मैं इस भर्ती में मैं पात्र हूँ। फिर इसके बाद में देखिए संतान संबंधी स्व घोषणा, यानी कि हमारे यहाँ पे नियम है कि 2 से अधिक संतान या तो नहीं होनी चाहिए, अगर आपके है तो आपको घोषणा पत्र में देना पड़ेगा कि मेरे 2 से अधिक संतान है। और अगर आप
विवाहित है तो आप लिख के दोगे कि मैं 2 से ज़्यादा संतान उत्पत्ति नहीं करूँगा, ये स्व घोषणा पत्र हो गए। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने के, आपकी अगर शादी हो गई है, अविवाहित हो तो आपको ये आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये घोषणा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके अंदर इसके अंतर्गत ये हो सकता है साथियों कि जब मैं विवाह करूंगा तब मैं किसी प्रकार का दहेज नहीं लूँगा, यानी कि भविष्य की भी आपको घोषणा पत्र देना है साथियों। फिर हम बात करते हैं, फिर चर्चा करते हैं, अगला हमारा जो बिंदु है वो भूतपूर्व सैनिक, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है साथियों उनके अंतर्गत एक तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि NOC कहेंगे, जिसको हम कहेंगे NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि NOC आपको जो अधिकारी है वो जारी करेगा कि भाई इन्होंने भारतीय सेना में या भारतीय जो भी आर्मी है इसके अंतर्गत इन्होंने इतने साल की सर्विस की है और ये इस सर्विस से मुक्त हो गए हैं, और ये इन्होंने या इनका रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति हो चुकी है, वो इस प्रकार की एक NOC आपको लानी है वहाँ से, वो NOC आपको प्रमाण पत्र देना है। फिर इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक जो पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने में, यानी कि उन्होंने किसी प्रकार की राजकीय सेवा को ग्रहण नहीं किया है, इस प्रकार का भी आपको घोषणा देनी होगी। एक तो NOC लानी पड़ेगी, एक घोषणा आपको स्वयं घोषणा होती है स्वयं की, तो आपको ये भी देना पड़ेगी साथियों। फिर हम चर्चा करते हैं, अगला हमारा बिंदु है उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर। मान लीजिए आप नेशनल या स्टेट लेवल के खिलाड़ी है तो आपको जो सर्टिफिकेट है आपका वो आपको जारी, यानी कि जो कि अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो इसके अंतर्गत राजस्थान दिव्यांग नियम 2018 के अनुसार जो मेडिकल बोर्ड है वो अगर 40% से अधिक आपकी दिव्यांगता है या कितने प्रतिशत वो आपकी दिव्यांगता निर्धारित करते हैं, बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी करेगा वो होना चाहिए। फिर इसके आपराधिक प्रकरण नहीं होने के, यानी कि आपका किसी भी थाने के अंतर्गत आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की आप स्व घोषणा देंगे। साथियों ये स्व घोषणा है, कुछ प्रमाण पत्र है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ प्रमाण पत्र है वहाँ प्रमाण पत्र देना है, जहाँ स्व घोषणा है वहाँ पे स्व घोषणा देनी। साथियों स्व घोषणा को किसी भी स्व घोषणा को आपको एफिडेविट पे, यानी कि एक शपथ पत्र या स्टाम्प पेपर पे आपको नहीं देना है। जब आपके डबल में वेरिफिकेशन हो रहा हो, जब आप मुख्य, यानी कि आप जब मुख्य लिस्ट में मेन सूची में यानी सिंगल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप ज्वाइनिंग लेने जाते हो, जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है और आप जब ज्वाइन करने जाते हो PO के समक्ष, तब आपको ये मूल इस प्रकार के एफिडेविट आपको उस समय देने हैं, पहले कुछ भी एफिडेविट आपको नहीं देने हैं। यानी कि किसी न्यायालय द्वारा आपको किसी प्रकार की सज़ा नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी इसको हम कहेंगे NOC। इसको भी क्या कहेंगे साथियों? NOC यानी कि मान लीजिए आप पहले से ही 3rd ग्रेड में हैं या फिर पहले से आप पटवारी है, ग्राम सेवक है, किसी प्रकार के आप राजकीय सेवा में हैं, तो जो जिसने आपको नियुक्ति दी है, मान लीजिए कि आपको नियुक्ति DO ने दी है कि या आप जैसे कि है ना कृषि अधिकारी ने दी है या आपको किसी भी ऑफिसर ने आपको नियुक्ति दी है, तो उस ऑफिसर द्वारा आपको NOC प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा और वो आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर आप पहले से राजकीय सेवा में हैं। फिर इसके बाद में अगर आपने आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम आय भरी है तो आपको एक सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। तो साथियों आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत हमें क्या करना है कि एक सक्षम अधिकारी यानी कि जो गजेटेड है उसका आपका आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, तो वहाँ से आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि अगर आपने 2.5 लाख से कम आय भरी है तो। फिर इसके बाद में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा। अब यहाँ पे ये इसका अर्थ ये है कि साथियों कि आपने जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं आपने हासिल की है वो सभी सही है और किसी प्रकार का उनमें फ्रॉड नहीं है, इस प्रकार के आपको स्व घोषणा पत्र एक देना पड़ेगा, यानी स्व घोषणा देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में
आप अभ्यर्थी द्वारा अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अंतर्गत आपका जो सीसी है साथियों, उसका आपको मूल नहीं देना है, उसकी फोटोकॉपी ही देनी है। तो आपका मान लीजिए आपने बीएड की है, तो बीएड आपकी अंतिम शिक्षा है, तो वहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट सीसी आया है, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको उसकी भी आपको प्रति जमा करानी है, ओरिजिनल जमा नहीं करवाना है। फिर इसके बाद में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मान लीजिए कि आपने एक निर्धारित राशि से आपने फॉर्म बहुत लेट भरा या आपके किसी भी कारणवश से आप लेट आपने आवेदन किया है, तो आप पोस्टल ऑर्डर जो आपके पास में था वो उस प्रकार के पोस्टल ऑर्डर आप रखिए, उनकी प्रति आप रख सकते हो। इस प्रकार से ये तो आपके मूल दस्तावेजों की बात हो गई साथियों, ये दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं। फिर इसके बाद में साथियों एक आता है, फिर इसके बाद में आपको ये सभी कॉलम होने के बाद में इसी प्रपत्र पे आपका स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, आपका नाम, पता और आपके हस्ताक्षर जरूरी है। फिर इसके बाद में स्व सत्यापन, यानी कि आपके द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई वह सत्यापित है। मैं फला व्यक्ति, पुत्र, उम्र, जाति, निवासी, व्यवसाय सत्यापन करता हूं कि मेरे उक्त द्वारा समस्त दस्तावेज और प्रमाण पत्र मेरी जानकारी और निष्ठा के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है और तथ्यों में किसी प्रकार की भिन्नता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी, विभाग मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। तो ये आप इस प्रकार की आपको एक स्व घोषणा, इसको भी एफिडेविट पे नहीं करवाना है साथियों। एफिडेविट पे मैंने आपको बता दिया कब करवाना, जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओ। फिर अगला देखिए, इस पर भी आपको हस्ताक्षर, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाने हैं। फिर इसके बाद में साथियों ये संतान संबंधी, जो इसके अंतर्गत कि ये राजस्थान के मूल निवासी है, संतान संबंधी आप 2 से अधिक संतान नहीं है या है, किस प्रकार से आपने गोद लिया कि नहीं लिया, या किसी भी अवैध तरीके से गोद लिया नहीं लिया, ये इस प्रकार से है। दहेज नहीं लेने के संबंध में, यानी कि अगर आप अविवाहित है तो मेरे विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई, या मैं भविष्य में कभी किसी प्रकार का दहेज नहीं लूँगा। वर्तमान में अविवाहित तो भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा ना तो दहेज की मांग की जाएगी, ना ही दहेज लिया जाएगा। अगर भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक्स मैन, तो एक्स मैन के लिए भी आपको साथियों एक तो एनओसी के लिए मैंने कह दिया था कि एनओसी आपको चाहिए, और क्या क्या चाहिए इसके अंतर्गत, मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी राजकीय नियोजन प्राप्त किया है जिसका विवरण, यानी कि आपने कब ज्वाइन की और वर्तमान में आपका पद स्थापन क्या है और आपने कब वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, इस प्रकार से आपको एक प्रमाण पत्र देना है साथियों। और इसके बाद में साथियों 8वें नंबर पर, यानी कि किसी प्रकार का आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो कोई मामला आपका विचाराधीन नहीं है या किसी भी मामले में आपको सज़ा नहीं सुनाई गई है, ये कोई मुकदमा आपका दर्ज नहीं है, इस प्रकार का विवरण भी आपको देना है। फिर हम बात करते हैं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। फिर ये आपका अंतिम साथियों, ये भी आपका घोषणा पत्र है स्व सत्यापन का कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है, जो लागू हो उसको बड़े, लंबित, निर्णित या समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें, यानी अगर कोई आपका मामला चल रहा है तो उसका विवरण भी आप दें। तो साथियों ये था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रखी जाने वाली सावधानियां, और इन सावधानियों के अंतर्गत और भी किसी प्रकार का आपके कोई कन्फ्यूजन है साथियों तो आप हमें कमेंट्स करें और हम उसका उचित सुझाव देंगे। कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट्स करें साथियों। और अब इसके बाद में साथियों जैसे ही रिज़ल्ट जारी होता है उसके बाद में आपको नेक्स्ट और क्या करना है उसके लिए तुरंत ही वीडियो लेके आएंगे साथियों। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें रिव्यू दे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मैं अंतिम बार पुनः कहना चाहता हूँ कि आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको उसका उचित सुझाव देंगे। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमने तैयार की थी साथियों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।